हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 फरवरी 2022 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग डेली करते हैं, करंट अफेयर सेशन के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोगों ने एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आज से हम लोग का स्टार्ट होगा आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस की, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस या फिर बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़, कहीं भी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, आपको निश्चित ही इससे लाभ ही मिलेगा, कुछ भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देखा करिए। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। सभी लोग कोशिश किया करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं आता है तो आप लोग क्या करिए, गूगल करिए। गूगल से जाएंगे एक क्वेश्चन ढूंढने के लिए, आपको उससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट पता चलेंगे, तो ये भी आपके लिए फ़ायदा ही है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, और जो भी नए देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है टाटा सन्स। ये बहुत दिनों से चर्चा में चल रहा है टाटा सन्स। इससे रिलेटेड अभी 1-2 फैक्ट और भी एक्स्ट्रा आपको बताएंगे कि क्या चर्चा में चल रहा था, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वैसे आप लोगों को पता ही होगा। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 11 फरवरी 2022 को किसे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो किसको किया है? तो आंसर है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन को क्या किया गया है? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो इन्हें नियुक्त किया गया 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी फिर से कहने का क्या मतलब है, यानी इनको दूसरी बार फिर से नियुक्त किया गया है। एक बार ये कर चुके हैं और मतलब 2017 में इन्होंने टाटा सन्स की बागडोर संभाली थी 2017 में, और अभी इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके पहले जो थे क्या नाम था उनका, साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री। तो जब वो पद से हटे थे तो उसके बाद चंद्रशेखरन ही क्या किए थे, बागडोर टाटा सन्स की संभाले थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें टाटा सन्स की, तो मैंने बताया कि ये अभी चर्चा में था। क्या था? तो आपको याद होगा कि आईपीएल 2022 का जो टाइटल स्पॉन्सर होने वाला है, होने वाला नहीं है, जो कि आईपीएल 2022-23 के लिए जो क्या नाम है, टाटा समूह ही जो है वो क्या है, टाइटल स्पॉन्सर है। टाइटल स्पॉन्सर टाटा समूह, टाटा ग्रुप ही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि टाटा सन्स की, तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है? संस्थापक वो हैं टाटा समूह के जमशेद जी टाटा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हाल ही में किसके द्वारा पर्यावरण अनुकूल, पहले ये देख लेना है, किसके अनुकूल? पर्यावरण अनुकूल। क्या पर्यावरण अनुकूल? खेती को बढ़ावा दे रहा। तो पहला क्या है? पर्यावरण, जो पर्यावरण के अनुकूल हो वैसे हमें खेती करना है। अनुकूल खेती को क्या करना है? बढ़ावा देना है। तो पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जीवा कार्यक्रम। तो ये जीवा कार्यक्रम जो शुरुआत की गई है, ये किसके द्वारा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? नाबार्ड के द्वारा की गई है। क्लियर हो गया होगा किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा की गई है? नाबार्ड के द्वारा की गई है। तो अगर ये देखा जाए कि जो नाबार्ड है उन्होंने क्या किया है कि इसके तहत, मतलब कि जो प्राकृतिक खेती है उसको क्या करना है? बढ़ावा देना है। तो उसके लिए इन्होंने ये शुरू किया है। और जीवा जो है एक क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया कि प्राकृतिक खेती, यानी कि जो कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है, ये जीवा क्या है? अब इसको हटा देना, ये देख लेते हैं। जो जीवा कार्यक्रम है ये कैसा है? कृषि
पारिस्थितिकी, पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहे, कृषि पारिस्थितिकी आधारित क्या है, ये आधारित कार्यक्रम है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो नाबार्ड, जो किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड के वाटर शेड कार्यक्रम के तहत, किस कार्यक्रम के तहत, वाटर शेड कार्यक्रम के तहत, वाटर शेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं को मिला करके क्या है, मतलब कई परियोजनाओं का क्या है, एक समामेलन है। इनके जो मतलब नाबार्ड ने क्या किया है, नाबार्ड का जो 11 राज्य में उनका जो वाटर शेड है प्रोग्राम है, तो 11 राज्यों में इनका जो अपना मौजूदा वाटर शेड कार्यक्रम है उसी के तहत इसको मतलब क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये जो इनका कृषि पारिस्थितिक आधारित कार्यक्रम है, मतलब कि जो जीवा कार्यक्रम है, ये नाबार्ड के वाटर शेड कार्यक्रम के तहत क्या किया गया है, कई परियोजनाओं का एक क्या है, समामेलन है। और इसे क्या किया जाएगा, कितने क्षेत्र में, 11, इसे क्या किया जाएगा, 11 राज्यों में लागू किया जाएगा। कितने राज्यों में लागू किया जाएगा, इसको 11 राज्यों में लागू किया जाएगा। जिसमें से क्या किया जाएगा, जिसमें इन 11 राज्यों में क्या है, 5 कृषि क्षेत्र शामिल हैं, 5 कृषि क्षेत्र शामिल हैं। ये जो बताया कि नाबार्ड का जो वाटरशेड कार्यक्रम है उसके तहत कई परियोजनाओं को मिला करके ये कार्यक्रम स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये 11 राज्यों में स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ लागू किया जाएगा। और जिसमें से 5 क्या होंगे, कृषि क्षेत्र का शामिल होंगे, कृषि क्षेत्र, उसमें 5 ऐड होंगे। जो क्या होगा, मतलब वो किस क्षेत्र में होंगे, ये जो स्टार्ट किया जा रहा है कार्यक्रम, वो कहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, जो क्या होंगे, पारिस्थितिक रूप से क्या होंगे, नाजुक होंगे, कमज़ोर होंगे और वर्षा आधारित क्षेत्र में होंगे, वहीं पर ये स्टार्ट किया जाएगा जीवा कार्यक्रम। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 12 जुलाई 1982। इम्पॉर्टेंट है गठन, इसका याद रखिएगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ है, मुंबई। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है, गोविंदा राजुलू चिंताला, गोविंदा, और बाकी ऊपर लिख दे रहे हैं और ये स्पेस कम है, गोविंदा राजुलू, ये ला है लास्ट में, राजुलू चिंताला, ये यहाँ के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी, वो पूछता है एग्जाम में कि किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, शिवरमन समिति की सिफारिश पर ये क्या की गई थी, इसका गठन किया गया था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो मतलब पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जो जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, ये जो हमारा एसडीजी जो अभी कल मैंने इसके बारे में बताया था कि 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो एसडीजी के जो गोल हैं, मतलब सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए मतलब उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, यानी पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए और हमारा जो सतत विकास लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को, यानी 13 फरवरी को क्या है, हर साल हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, विश्व रेडियो दिवस। तो विश्व रेडियो दिवस जो 13 फरवरी को मनाते हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं, ये जो रेडियो है इस उद्देश्य क्यों मनाते हैं, तो इसका ये है कि जो जनता और क्या जनता और मीडिया के बीच क्या ये जो रेडियो है, जनता और मीडिया के बीच जो रेडियो है उसके महत्व को क्या करना, महत्व को बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाना। जनता और मीडिया के बीच रेडियो के महत्व का मतलब रेडियो के महत्व को बढ़ाने के लिए क्या करना है, जागरूकता फैलाना। इस रेडियो दिवस का क्या है, पर्पज है, उद्देश्य है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि ये मतलब कब मनाए जाने की, इसकी कब घोषणा हुई थी कि 13 फरवरी को ही मनाया जाएगा, कब घोषणा हुई थी, तो क्या हुआ था, यूनेस्को के द्वारा क्या हुआ था, 2011 में यूनेस्को के द्वारा 2011 में जो 36वीं महासभा चल रही थी, 36 नंबर की महासभा में
13 फरवरी को ही क्या होता है, विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? यूनेस्को ने ही किया था। 2011 में 36वीं महासभा में 13 फरवरी को मनाए जाने की घोषणा की थी। फिर क्या होता है, बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूएनओ के द्वारा क्या किया जाता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया जाता है। यूएनओ के द्वारा इसको क्या किया जाता है, बाद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया जाता है। और इसी दिन क्या हुआ था, 1946 13 फरवरी 1946 को ही क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र रेडियो ने पहला कॉल साइन ट्रांसमिट किया था। कब? 13 फरवरी 1946 को यूएनओ के द्वारा। तो पहली बार जो देखा जाए इस हिसाब से, तो विश्व रेडियो दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? 2012 में पहली बार मनाया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें इसकी थीम क्या रखी गई है, 2022 में जो थीम रखी गई है वो क्या है, तो इसकी जो थीम रखी गई है वो देख लेते हैं हम लोग। इवोल्यूशन एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। इवोल्यूशन, the word is always ALWAYS, always changing। इवोल्यूशन, द वर्ड इज़ ऑलवेज चेंजिंग। अगर हिंदी में इसको कहें कि विकास के साथ दुनिया भी विकसित हो रही है, विकास के साथ दुनिया भी क्या है, विकसित हो रही है। ये 2022 की जो वर्ल्ड रेडियो डे है उसकी थीम है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देख लेते हैं कि जो रेडियो प्रसारण की बात कर लेते हैं। रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो हुई थी वो 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम जो इसका था, रेडियो प्रसारण का जो पहला कार्यक्रम था वो 1923 में कहाँ पर? मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। 1923 में पहला रेडियो प्रसारण, इसका जो पहला कार्यक्रम था वो कहाँ पर? मुंबई रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। फिर क्या होता है, 1936 में क्या किया जाता है, इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो, AIR, ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया 1936 में इसका नाम बदल करके। फिर क्या होता है, 1957 में इसको क्या कहा जाने लगा, आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। पूरे फैक्ट जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर के राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया है? क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर के राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? मुंबई। तो मुंबई के मालाबार हिल स्थित राजभवन में, मुंबई के मालाबार स्थित राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया। किसके द्वारा? जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये किया गया। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये जो दरबार हॉल है इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 8 दिसंबर 2021 को ही निर्धारित किया गया था। लेकिन क्या हुआ, मतलब कि इसका उद्घाटन कब किया जाएगा, 8 दिसंबर को किया गया था कि किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता होगा जो हमारे फर्स्ट CDS थे, जो चीफ डिफेंस स्टाफ जो थे, रक्षा स्टाफ के प्रमुख जो थे जनरल बिपिन रावत, तो उनकी क्या हुई थी, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सडन उनकी क्या हो गई थी, आकस्मिक निधन हो गई थी। तो इस कारण इसको क्या किया गया, इस उद्घाटन को स्थगित कर दिया गया। तो इसको क्या किया गया, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन इनके कोविंद जी के द्वारा की गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस हॉल में बैठने की जो क्षमता है वो कुल कितनी है, 750, ये भी ध्यान रखना है। चलिए इससे रिलेटेड भी आपको क्लियर हो गया होगा फैक्ट जो भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
10 फरवरी 2022 को। गाइज एक मिनट, आगे डिस्कस करने से पहले आप लोग क्या करिए, जो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जा करके ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पर इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाती है और वहाँ पे टाइम टू टाइम कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते रहते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी। और जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जा करके, हमारा एक और चैनल है उसकी भी लिंक अभी हम इसमें मेंशन कर देंगे, तो वो वहाँ जा कर के कर सकते हैं। और जो भी पीडीएफ वीडीएफ से रिलेटेड किसी को चाहिए, कि बुक्स किसी को नहीं मिल पाती, कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहता, तो सारी बुक्स की जो पीडीएफ है और भी जो मैगज़ीन वैगज़ीन आती है उसका भी एक चैनल है यूपीएससी का, वो भी आप जा करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी की लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप लोग वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, आपके काम का ही है। तो चलिए आज मतलब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक, और ये जो भी चैनल है बिल्कुल फ्री है, आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। आप लोग जाइए आराम से अपना स्टडी करिए, और वहाँ पे एक दिन में कम से कम जो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक चैनल है, वहाँ पे करीब लगभग मतलब 100 अबाउट जो है क्वेश्चंस वहाँ पे शेयर किए जाते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आपको पता चलता रहे कि आपकी कमी कहाँ निकल रही है। तो वो आपको वहाँ पर जा करके आपका हो जाए, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। और ये इससे रिलेटेड जो लक्ष्य तक आपके साथ के लिए वो अलग से चैनल है, जहाँ पे आपको जो भी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन वहाँ शेयर किए जाते हैं, तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? 10 फरवरी 2022 को ये सूचकांक जारी होता है, जिसका क्या नाम है, लोकतंत्र सूचकांक 2021। तो इसमें भारत किस स्थान पर है? तो भारत की जो रैंकिंग है वो 46 है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 46 है। तो पहले ये जानना जरूरी है। चलो ये तो ठीक है, 46 है। इस सूचकांक को जारी कौन करता है, देख लेते हैं। EIU जारी करता है। अब ये EIU क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो द इकोनॉमिक, ई से इकोनॉमिस्ट, आई से इंटेलिजेंस, यू से यूनिट, लिख दे रहे हैं इसकी, एक मिनट। EIU, तो एक मिनट, आधा यहाँ लिख दे रहा, वहाँ स्पेस कम है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, तो इसी के द्वारा ये लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी की गई है, जिसमें ये भारत की रैंकिंग क्या दिखाई गई है, 46। चलिए भारत की रैंकिंग तो पता चल गया, तो टॉप पर कौन है, वो देख लेते हैं। तो जो टॉप पर है, हम लोग लाइन से 5 देख लेते हैं, टॉप 5 तो पता होना चाहिए। 5 हम बता दे रहे हैं, जिसमें से आप 3 तो कम से कम आपके माइंड में होने चाहिए, और भारत की रैंकिंग पता होनी चाहिए। और जो हमारे आस पड़ोस के हैं, जैसे कि क्या नाम है अब, और जो सबसे लो है उसका देखना है, बाकी पाकिस्तान का देख लीजिए। तो ये सब है इंपॉर्टेंट, पूछ लेता है। तो फर्स्ट पे देखिए नॉर्वे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा। नॉर्वे, फर्स्ट पे नॉर्वे है, सेकेंड न्यूजीलैंड, थर्ड फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, फोर्थ स्वीडन एंड फिफ्थ आइसलैंड। नॉर्वे फर्स्ट, सेकेंड न्यूजीलैंड, थर्ड फिनलैंड, फोर्थ स्वीडन एंड फिफ्थ आइसलैंड। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि सबसे नीचे पर कौन है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सबसे नीचे इस लोकतंत्र सूचकांक में कौन होगा। तो अफ़गानिस्तान क्लियर हो गया। और बात करें पाकिस्तान की, जो कि पड़ोसी है पाकिस्तान, इसकी रैंकिंग क्या है, 104, 104। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। और ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या करता है, ये करंट का ना पूछ करके लास्ट का पूछ लेता है कि 2020 में इसकी रैंकिंग क्या थी। तो 51 रैंकिंग थी, इस बार कितनी है, 46 है, और लास्ट टाइम कितनी थी, 51 थी। मतलब कि क्या हुआ है, इसमें 5 अंकों का सुधार देखने को मिला है, 5 अंकों का सुधार देखने को मिला है।
ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 46 प्रेजेंट उसमें है, मतलब 2021 में है, एंड 2020 में 51 रैंक पर भारत था। तो भारत के अंदर जो है वो लोकतंत्र कैसा है? दोषपूर्ण लोकतंत्र है। भारत का जो लोकतंत्र है वो कैसा है? दोषपूर्ण लोकतंत्र है। दोषपूर्ण लोकतंत्र भारत के अंदर कैसा स्थित है? दोषपूर्ण लोकतंत्र स्थित है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अफगानिस्तान का जो मैंने बताया था वो उसका ये लास्ट पर है, इसका है 167 और पाकिस्तान का तो बता ही दिया 104। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने 11 फरवरी 2022 को कम्युनिस्ट इनोवेटर, गलत लिखा हुआ है, अरे 1 मिनट गाइस, कुछ फैक्ट ऊपर भूल गई बताना, 1 मिनट पहले क्लियर कर दें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने बताया था EIU, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, तो इसका हेडक्वार्टर वो भी लिख लीजिए आप लोग। हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? लंदन, ये हो गया। और लंदन ये यानी कि UK, ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। और यहाँ के जो MD हैं वो कौन है? रॉबिन ब्यू। सबसे ज़्यादा ध्यान आप ये रखिएगा और ये रखिएगा, बाकी MD नहीं, बस ऐसे देख लीजिए, बाकी ये सब ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने 11 फरवरी 2022 को कम्युनिटी इनोवेटर होगा, इनोवेटर ने, ये इनोवेटर ऐसे होगा, इनोवेटर फेलोशिप यानी कि क्या, CIF का मतलब C से कम्युनिटी, I से इनोवेटर, F से क्या हो जाएगा? फेलोशिप। यहाँ लिखा भी है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। इसका शुभारंभ किया गया है, किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो ये जो CIF है इसका जो शुभारंभ किया गया है ये तीन संगठन के द्वारा मिल करके किया गया है, जैसे नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन एंड UNDP। क्या क्या है फिर से देख लेते हैं, किसके? अटल नवाचार मिशन AIM जिसको बोलते हैं, एंड सेकंड नीति आयोग, एंड थर्ड क्या है? UNDP। तो इन सभी के द्वारा क्या किया गया है? भारत के सहयोग से यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। तो ये जो शुभारंभ किया गया है ये क्या है? तो देख लेते हैं। विज्ञान में, मतलब कि साइंस में, विज्ञान में, कलर चेंज कर दें, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहा मैंने कि ये जो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप है, कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप जो है, इसमें क्या किया गया? ये कार्यक्रम जो है अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग ने, UNDP भारत के सहयोग से विज्ञान में जो है महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में इस CIF का शुभारंभ किया है। किसके उपलक्ष्य में? विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो फेलोशिप है, इसको प्री इंक्यूबेशन मॉडल के रूप में इसको क्या किया गया है? इस फेलोशिप को प्री इंक्यूबेशन मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। तो जो क्या करेगा इसका क्या काम होगा? ये क्या करेगा? जो युवा पीढ़ी है, युवाओं को सामुदायिक, जैसे यहाँ लिखा ना कम्युनिटी, तो उसी युवाओं को क्या करना है? सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए जो SDG आधारित समाधान है, SDG जब भी बोले तो इसका मतलब क्या है? सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
तो उससे आधारित जो समाधान है उसी पर ये क्या करेगा, फोकस करेगा, और उसी पर फोकस करते हुए ये क्या करेगा, जो इसका अपना सामाजिक उद्यम होगा उसको स्थापित करने के लिए ये क्या करेगी, अवसर प्रदान करेगी। CIF क्या करेगी, जो फिर से एक बार ये लाइन बता रहे हैं कि क्या करेगी, जो युवा हैं उनके सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए जो SDG आधारित समाधान होंगे, सॉल्यूशन होंगे, उन पर फोकस करते हुए ये क्या करेगी, जो इसका अपना सामाजिक उद्यम होगा उसको स्थापित करने का ये क्या करेगी, अवसर प्रदान करेगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल शब्दों में अगर समझना हो तो बस इतना ध्यान रखें कि जो युवा हैं उनकी समस्या का ये क्या करेगी, समाधान करेगी। लेकिन किस समाधान करेगी, किसको ध्यान में रख करके, जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है, SDG है, उसको ध्यान में रखते हुए ये फेलोशिप ये मतलब ये क्या करेगी, इस पर फोकस करते हुए अपना जो सामाजिक उद्यम है उसको स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी। और ये जो है एक साल की अवधि तक ये कार्यक्रम चलेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले क्या करते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वैसे नीति आयोग के बारे में तो कई बार बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं किसकी स्थापना 2015 में। इसके उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन है, उनका नाम है राजीव कुमार। अगर बात करें CEO की तो वो कौन है, अमिताभ कांत। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अटल नवाचार मिशन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये नीति आयोग के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार ने कब तक डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये इससे रिलेटेड तो हर मतलब अभी लास्ट 3 डेज से तो मैं कंटिन्यू बता रही हूँ इससे रिलेटेड फैक्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बार बार करंट में चल रहा है तो क्वेश्चन आने की संभावना है। केंद्र सरकार ने क्या किया है, कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर फील्ड में क्या किया है, कब तक डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। तो कब तक रखा है, 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को क्या करना है, अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो लक्ष्य है वो 2030 तक क्या करना है, गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाना। और 2070, जो कि मैं लास्ट 2-3 डेज से बता रही हूँ, 2070 तक क्या करना है, 2070 तक क्या करना है, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनने की जो सरकार की प्रतिबद्धता है, जो सरकार का लक्ष्य है, उसको निर्धारित किया गया है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ानी है और 2070 तक क्या करना है, कार्बन न्यूट्रल का जो लक्ष्य है, शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनने की जो सरकार की प्रतिबद्धता है, उसको निर्धारित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है। तो ये जो मतलब ये जो लक्ष्य इन्होंने रखा है 2024 तक, ये किससे करेंगे, तो इनका ये जो आप लोगों ने सुना होगा पीएम कुसुम योजना, तो इसी के माध्यम से जो केंद्र सरकार है वो कृषि को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए एक योजना भी चला रही है। समझ में आया क्या कहा मैंने, कि जो पीएम कुसुम योजना है उसी के माध्यम से केंद्र सरकार क्या कर रही है, जो कृषि है उसको सौर ऊर्जा से चलाने के लिए योजना भी चला रही है। इससे क्या होता है, सौर ऊर्जा से चलने वाली जो सिंचाई प्रणाली है उसको भी स्थापित करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो जब अब मैंने पीएम कुसुम योजना नाम ले ही लिया है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो जो पीएम कुसुम योजना है ये 2018 के बजट में ही इसकी घोषणा की गई थी और 2019 में इसको क्या किया गया, मंजूरी दे दी गई। अगर बात करें कुसुम, इसका फुल फॉर्म क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। पीएम से मतलब प्रधानमंत्री, इसको तो बताना ही नहीं है। कुसुम का फुल फॉर्म क्या है, के से किसान, यू से ऊर्जा, एस से सुरक्षा और यू से उत्थान, एम से महाअभियान।
क्लियर हो गया होगा। तो इसको मतलब क्या किया गया, इसी के रूप में नामित किया गया। कुसुम को, कुसुम शॉर्ट में लिखा है तो किसी का नाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, इस योजना के रूप में इसको नामित किया गया है। इसके तहत क्या है, इस कुसुम योजना के तहत क्या किया गया कि जो किसान होंगे वो अपनी बंजर भूमि पर इसको स्थापित करेंगे। स्थापित करके क्या करेंगे, सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से जो अतिरिक्त बिजली होगी उसको ग्रिड को बेचने का विकल्प दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो मतलब इस योजना के तहत किसानों को उनकी अपनी बंजर भूमि पर जो सौर ऊर्जा होगा, सोलर पैनल होगा, उसको, उसके माध्यम से जो उत्पन्न अतिरिक्त बिजली होगी उसको उस ग्रिड को बेचने का विकल्प दिया जाएगा। और यह योजना जो है 2022 तक देखा जाए, 2022 तक वो 30.8 गीगावाट की सौर क्षमता जोड़ने का प्रयास कर रही है 2022 तक। तो ये क्लियर हो गया। तो ये जो पीएम कुसुम है इसके 3 घटक हैं। इसके पीएम कुसुम योजना के जो है 3 घटक हैं। तो 3 घटक में पहला घटक ये है, मैं जल्दी बता दे रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। तो इसमें क्या है कि 10,000 मेगावाट क्षमता का विकेंद्रीकरण करके जमीन पर स्थापित और ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय बिजली संयंत्र इसमें शामिल हैं। कंपोनेंट बी में क्या है, 2 मिलियन स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित क्या करना है, कृषि पंप की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सेकेंड मतलब जो घटक है इसका, 2 मिलियन स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप की स्थापना। और कंपोनेंट सी क्या है, 1.5 मिलियन ग्रिड से जुड़े जो सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप हैं उनका सौरकरण करने का प्रावधान है। तो ये 3 इसमें घटक शामिल हैं। तो वही है कि देश क्या करेगा, 2024 तक क्या करेगा, कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर रीन्यूएबल एनर्जी के 100% इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ये आपको क्लियर होगा। इससे क्या होगा, भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसको डीजल से मुक्ति मिल जाएगी और किसानों को इस क्षेत्र में डीजल से होने वाला जो अतिरिक्त खर्च है उसमें उनको क्या मिलेगी, उसमें बचत मिलेगी। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड बहुत ही जाके समझा दिए हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर जिसको म्यूज कहते हैं एंड हेलियोस्वार्म किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हुए हैं। चलिए ये भी बात कर लेते हैं। तो इसको देखना है, MUSE म्यूज मतलब कि मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर। तो सोलर से ही पता चल गया होगा किससे जुड़ा हुआ है, ये तो ठीक है नासा, लेकिन सोलर से पता चल गया होगा कि ये किससे संबंधित होगा। तो ये म्यूज एंड जो हेलियोस्वार्म में किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं, तो पहले तो ये ध्यान रखना है ये किससे जुड़े हैं, नासा से जुड़े हैं। तो नासा ने क्या किया है, जो सूर्य की गतिशीलता है, जो ये लगातार बदल रहा अंतरिक्ष वातावरण है और सूर्य और पृथ्वी का जो कनेक्शन है, इस पे क्या किया है, इसमें अपनी समझ को विकसित करने के लिए 2 विज्ञान मिशन जो कि ये म्यूज एंड हेलियोस्वार्म, इसका चयन किया है। किसके द्वारा, नासा के द्वारा। ये आप देख रहे होंगे, कोरोनल इंजेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द सन। क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। जो म्यूज मिशन है ये क्या करेगा, जो सन है, एक मिनट, जो सन है तो सन का जो बाहरी क्या कहते हैं उसको, बाहरी क्षेत्र होता है उसको क्या करेगी, उसका अध्ययन करने के लिए जो बाहरी उसका वातावरण होता है, क्षेत्र होता है, उसको क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। तो उसके जो टेम्परेचर है उसकी शक्ति को ये समझने में ये जो मिशन होगा, मतलब म्यूज मिशन जो है, वो म्यूज मिशन का काम यही होगा, जो सूर्य का बाहरी वातावरण है, जो बाहरी क्षेत्र है जिसको कोरोना कहते हैं, उसकी जो ताप होगी, उसकी जो टेम्परेचर की जो शक्ति होती है उसको समझने में वैज्ञानिकों की ये क्या करेगा, मदद करेगा। और क्या करेगा, ये जो बाहरी क्षेत्र में विस्फोट होते हैं उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सूर्य का जो मतलब ये जो मल्टी स्लिट स्पेक्ट्रोमीटर है, एक मिनट, मल्टी स्लिट जो क्या कहते हैं इसको, स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें क्या होगा, एक उपकरण का उपयोग किया जाएगा। इस म्यूज में क्या किया जाएगा, मल्टी स्लिट स्पेक्ट्रोमीटर नामक एक उपकरण का यूज़ किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो सौर वातावरण है उसकी भौतिकी पर ये क्या करेगा, अध्ययन करेगा, इस पर मतलब समझ विकसित करेगा। जो क्या करेगा, सूर्य का जो अत्यधिक पराबैंगनी विकिरण है
जो उसकी पराबैंगनी विकिरण है उसका वो क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, और इससे जो कोरोना की जो उच्चतम रिजोल्यूशन है उससे ये क्या होगी, छवि प्राप्त होगी। इसी जो वहाँ पर मल्टी स्लिट स्पेक्ट्रोमीटर जो उपकरण लगेगा उसी से क्या होगा, उसकी छवियाँ प्राप्त होती रहेंगी उस उपकरण के थ्रू। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत डीप अब नहीं जाएंगे, सोचना इतना ही पे कम कर दें क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस शॉर्ट में समझिए कि जो सूर्य है और पृथ्वी, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो कनेक्शन है, दोनों जगह के वातावरण और अन्य रहस्य पर्दा उठाने के लिए ये नासा क्या कर रहा है, इन दोनों मिशन की क्या कर रहा है, शुरुआत कर रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो वही है कि इसका उद्देश्य पृथ्वी और सूर्य के बारे में जो इंसानी समझ है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि नेशनल नासा का फुल फॉर्म क्या है, नासा, तो नेशनल एरोनॉटिक्स बोल दे रहे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, NASA है ना, तो नासा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को क्या कहते हैं, संक्षिप्त में नासा कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन DC में इसका क्या है, मुख्यालय है। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो बहुत टफ है, लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, ड्वाइट डेविड, बस शॉर्ट में याद रखिए, अभी एक बहुत बड़ा सा शब्द है, इतना याद रखिए, ड्वाइट डेविड। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958, 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब 29 जुलाई 1958। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है, 13 फरवरी। 13 फरवरी को क्या करते हैं, हर साल क्या मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू नायडू नहीं, 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, महिला दिवस मनाया जाता है। किसकी जन्म दिवस पर, तो वो सरोजिनी नायडू, इनकी जयंती पर, सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर क्या करते हैं, हर साल इनके उपलक्ष्य में, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इनकी जयंती है वो किस नंबर की है, 143, ये भी ध्यान रखना है, किस नंबर की जयंती है, 143वें नंबर की जयंती है। और इनका जो जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो कविताएं थी, ये अपनी कविताओं के कारण इनका क्या नाम पड़ा था, इनका नाइटिंगेल ऑफ, पता होगा सबको, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब अगर हिंदी में कहें तो भारत कोकिला नाम से, ये उपनाम से ये क्या थी, प्रसिद्ध थी, सरोजिनी नायडू। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये इनका जो जन्म 1879 में मैंने अभी बताया, तो ये कहाँ जन्म हुआ था इनका, हैदराबाद में। और 1925 में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से अब आ गए हम लोग, हिस्ट्री पर आ गए हैं, कि 1925 में क्या हुआ कि इन्हें, सरोजिनी नायडू जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी 1925 में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इन्होंने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का भी इन्होंने नेतृत्व किया था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर 1947 की बात करें, 1947 की, तो ये क्या नाम है, जो संयुक्त प्रांत, उस टाइम संयुक्त प्रांत कहा जाता था यूपी को, तो वहाँ पर ये राज्यपाल के रूप में शामिल हुई थी। 1947 में संयुक्त प्रांत में राज्यपाल यानी यूपी राज्यपाल के रूप में शामिल हुई थी। तो जब ये शामिल हुई थी तब उन्होंने भारत के डोमिनियन में राज्यपाल का पद संभालने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। भारत के डोमिनियन में राज्यपाल का पद संभालने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। कौन, सरोजिनी नायडू जी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इन्होंने क्या किया था, 1917 में इन्होंने क्या किया था, महिला भारत संघ की स्थापना की थी। महिला भारत संघ की स्थापना 1917 में महिलाओं के अधिकार, मताधिकार और संगठन और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए इन्होंने क्या किया था, 1917 में महिला भारत संघ की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो इन्होंने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो इन्होंने अध्यक्षता कौन से अधिवेशन की थी, कानपुर अधिवेशन की थी, 1925 के कानपुर अधिवेशन की। तो ये ध्यान रखिएगा, कानपुर अधिवेशन की, इंपॉर्टेंट है, पूछता है।
और 1924 में वो महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जब यूपी आ ही गया, यूपी के बारे में तो देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं यूपी में, क्योंकि चुनाव का टाइम है, मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 80 सीट जो है लोकसभा, राज्यसभा 31, विधान परिषद 100 सीट, विधानसभा 403 सीट, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने कोआला, ये है कोआला जी, देख रहे होंगे आप लोग, कोआला को फरवरी 2022 में एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जो नए देख रहे हो वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको शेयर करते रहिए। क्या कह रहा क्वेश्चन, कोआला को फरवरी 2022 में एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। तो ये किस देश ने प्रजाति मतलब इसको इंडेंजर्ड स्पेसीज के रूप में नामित कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 10 फरवरी 2022 को क्या होता है, इसको इंडेंजर्ड स्पेसीज के रूप में नामित कर दिया जाता है। और अगर बात करें, एक मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, देख रहे होंगे आप लोग। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया, अभी मैंने बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया में ही नामित किया गया उसको कोआला। तो ये जो क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड, ये आप देख रहे होंगे, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलिया जो राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पर क्या ये प्रजाति यहीं पर पाई जाती है, यहीं पर ये कोआला यहीं पर पाई जाती है। तो इसको जो कोआला है उसको, एक मिनट कोआला को भी दिखा दे रहे हैं, एक मिनट। तो ये जो कोआला है देख रहे होंगे आप लोग, ये तो इसको मतलब क्यों लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित कर दिया गया था? तो रीज़न बस यही है कि लास्ट टाइम क्या मतलब लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया है उसका जो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पर राज्य में क्या हो गई थी, आग लग गई थी, और इससे क्या हुए थे, हजारों कोआला क्या गए थे, मारे गए थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में आग लगने की घटना होती रहती है, और वहाँ पर जो शहरीकरण है, बीमारी है और लंबे समय तक सूखा, तो इसके कारण क्या होता है, इनकी जनसंख्या में क्या हो रही है, लगातार गिरावट आ रही थी। तो इस प्रजाति को क्या कर दिया गया था, लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था। इससे लुप्त प्राय घोषित करने से क्या हो जाती है, इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लुप्त प्राय घोषित करने से अब क्या होगा, इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, तो ये घोषित कर दिया गया था। अब अगर बात करें कि कोआला जो है, कोआला के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, एक शाकाहारी जानवर है, ये क्या है, एक शाकाहारी जानवर है। और ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, मूल निवासी है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया में ही खाली पाया जाता है या और कहीं पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये क्या है, मूल निवासी है। और ये देखा जाए तो किस परिवार से संबंधित है वो भी देख लेते हैं। फॉस्को लार्कटिडे, फॉस्को लार्कटिडे परिवार का एकमात्र मौजूदा प्रतिनिधि ये है। फॉस्को लार्कटिडे परिवार का एकमात्र मौजूदा प्रतिनिधि है। और ये प्रजाति जो है ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी इलाका है और दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ के तटीय क्षेत्र में ये पाई जाती है, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि न्यू साउथ वेल्स, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में ये रहती है, जो कि मैंने ऑलरेडी मैप में आपको बता दिया है। एक मिनट, ये देखिए क्वींसलैंड बताया, न्यू साउथ वेल्स मैंने बताया, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया ये आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, और न्यू साउथ वेल्स में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, यहाँ पर ये क्या पाई जाती है। और जो कोआला है वो लगभग, अगर उसके शरीर की लंबाई देखी जाए तो 60 से 85 सेंटीमीटर होती है। वज़न मात्र इसका कितना होता है, मतलब वज़न जो इसका होता है वो 4 से 15 किलोग्राम होता है, 4 से 15 किलोग्राम का होता है। और इसके जो रंग होते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी दिखाया है कि सिल्वर ग्रे से लेकर के चॉकलेट ब्राउन तक का इसका कलर होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया आपने देख लिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कई बार मैंने बता चुके हैं कि आपका क्या है। एक मिनट, एक और मैप होगा मेरे पास, दिखा रहे हैं। ये देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रीफ।
ये यहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया है, तो जो लगातार देखते आ रहा होगा उसको पता होगा, बाकी और कभी बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित पांचवें और अंतिम अपतटीय गश्ती का क्या नाम है। ये देख रहे होंगे आप लोग, पूरा दिख रहा है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित पांचवें, ये पांचवा है और अंतिम भी है, अपतटीय गश्ती का क्या नाम है। तो यहाँ जैसा कि आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा होगा, एक मिनट, ICGS सक्षम, सक्षम, ICGS सक्षम इसका नाम है। तो इसका नाम यही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें और बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस इतना देख लीजिए। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अपतटीय गश्ती है इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, ऑफ शोर, कभी कभी हिंदी ना दे करके यही दे दे, ऑफ शोर पेट्रोल वेसल, ऑफ शोर पेट्रोल वेसल, इसको OPV। तो इसका मतलब, इसका काम क्या है, तो जैसा कि गश्ती, अपतटीय गश्ती ना, जैसा कि ये इसी में आपको पता चल जाएगा कि जो तटीय सीमा है उसकी सुरक्षा और निगरानी का ये क्या करती है, काम करती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये है INS, ये देखिए, ये ICGS सक्षम आपको दिख रहा होगा। अगर गोवा के बारे में थोड़ा सा देख लें, फैक्ट देखें, तो एक मिनट चलते हैं मैप की तरफ। मैप रहेगा तभी, कुछ लोगों को लोकेशन नहीं पता है कहाँ गोवा है, कहाँ को, तो उन्हें दिखाना पड़ता है। ये देखिए, ये छोटा सा गोवा, ये देख रहे होंगे आप लोग, तो ये गोवा है। तो अगर बात करें कि गोवा मतलब भारत का हिस्सा बनने से पहले ये किसका शासक, उसका शासक कौन था, तो किसका था, पुर्तगाली। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। पुर्तगाली, गोवा किसका था, पुर्तगालों का था, तो भारत के साथ। और ये मतलब ये अगर मतलब कौन सा, मतलब गोवा पर कब्जा जब किया गया तो किस वर्ष, मतलब अगर एक क्वेश्चन कहा जाए कि किस ऑपरेशन के तहत, क्या क्वेश्चन कह रही हूँ कि किस ऑपरेशन के तहत गोवा पर कब्जा किया गया था सैनिकों के द्वारा, भारतीय सैनिकों के द्वारा, तो ऑपरेशन वो कौन सा था, विजय, ऑपरेशन विजय। और ये 1961 में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और गोवा की राजभाषा क्या है, तो कोंकणी याद रखनी है। और गोवा को किस मतलब वर्ष राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, तो राज्य के रूप में जब इसको मान्यता दी गई थी वो 1987, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गोवा पर किस राज्य के मतलब अल्बुकर्क जो था, पुर्तगाली शासक, तो अल्बुकर्क ने गोवा पर किस राज्य के शासक से कब्जा किया था, तो बीजापुर, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गोवा का जो प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये पूछता है भगवान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो गोवा में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है, दिसंबर 2024 तक, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, हम बोलते हैं दिसंबर 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया जाएगा, मतलब स्थापित होगा, तो सूरत। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये स्टेशन ऐसे ही अभी एक मतलब दिखा दिया गया है कि ऐसे ऐसे बनेगा, तो ये कहाँ पर, सूरत। तो जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली जो बुलेट ट्रेन है, ये कहाँ पर चलेगी, किसके किसके बीच, मुंबई और अहमदाबाद, मुंबई और अहमदाबाद के बीच ये चलने वाली है, जिसमें क्या किया जाएगा, इसका जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा वो सूरत में होगा। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो कब किया गया था, 2017 में हुआ था। इस कॉरिडोर परियोजना का जो उद्घाटन था साल 2017 में हुआ था। और ये जो प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो ये देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। तो इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, किसको सौंपी गई है, इस प्रोजेक्ट की, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी, तो इसको पूरा करने के लिए जिम्मेदारी दी गई NHSRCL। एन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हिंदी में बताएं तो नेशनल हाई स्पीड, आर से रेल, सी से कॉरपोरेशन, एल से लिमिटेड। नेशनल
हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और ये टोटल मतलब ये जो मुंबई अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, जो प्रोजेक्ट है, ये जो है 508 किलोमीटर का रूट होगा, जिसमें कुल टोटल कितने स्टेशन होंगे? 12 स्टेशन होंगे। इस 508 किलोमीटर के रूट पर मुंबई से अहमदाबाद के बीच टोटल 12 स्टेशन होंगे, 12। और इन 12 में ये स्टेशन जो होंगे, जैसे साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, थाने, मुंबई, यहाँ बनाए जाएंगे। और ये जो है, और इसकी जो स्पीड होगी वो 320 किलोमीटर प्रति आवर इस स्पीड से चलाए जाने का प्लान किया गया है। तो अभी तो ये क्या होगा, जो दिसंबर 2024 तक है, तो यहाँ पे गुजरात के वापी, बिलीमोरा और सूरत और भरूच, ये 4 स्टेशन बनने वाले हैं। दिसंबर 2024 तक 4 अभी बनेंगे। कितने का लक्ष्य है? 12 है, 12 स्टेशन होंगे, 4 अभी 2024 दिसंबर तक बनेंगे। कौन कौन सा? वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, ये 4 होंगे। और इन 4 स्टेशनों में से सबसे पहले जो स्टेशन तैयार होने वाला वो कौन सा होगा? सूरत। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फटाफट अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आता है? तो कब आता है? 1498। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो 1498। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्रथम पुर्तगाली था, ये जो था प्रथम पुर्तगाली था। तो वास्को डी गामा ये भारत के पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह था कालीकट, वहाँ पर ये 1498 20 मई 1498 को पहुँचता है। और यहीं पर पहुँच करके वो भारत का जो नए समुद्र मार्ग थे उनकी ये खोज करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि उसको हिंदी में कहा जाता है नीला जल योजना। नीला, ब्लू मतलब नीला, वाटर मतलब जल, पॉलिसी मतलब योजना, नीति। तो इससे ये किसके द्वारा किया गया था, किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन है डी अल्मेडा, सेकंड है अल्बुकर्क, थर्ड है डुप्ले एंड फोर्थ है रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा? अल्मीडा के द्वारा लाई गई थी। और ये जो इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये क्या होता है? 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और एवं गवर्नर बन करके यहाँ पर आया था। और इसने क्या किया था? ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, इससे ये क्या करना चाह रहा था कि हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इसने इस नीति का प्रतिपादन किया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? ऑप्शन है डच, सेकंड है अंग्रेज, थर्ड है फ्रांसीसी एंड फोर्थ है पुर्तगाली। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो सबसे पहले जो व्यापार संबंध स्थापित करने आए थे उनका क्या नाम था? पुर्तगाली। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? ऑप्शन है दियाज, सेकंड है वास्को डी गामा, थर्ड है अल्मीडा एंड फोर्थ है अल्बुकर्क। तो प्रथम वायसराय के बारे में मैंने आपको क्या बता ही दिया है इस क्वेश्चन में। तो वो कौन था? पहला अल्मीडा था, कि प्रथम वायसराय के रूप में कौन आया था? अल्मीडा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कालीकट में जो वो 20 मई 1498 को पहुंचा था, तो यहाँ पर इसने मतलब किसके द्वारा इसका स्वागत किया गया था? तो जो कालीकट जब ये पहुंचा था तो राजा जमोरिन के द्वारा क्या किया जाता है? इसका स्वागत किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का? ऑप्शन है वास्को डी गामा, सेकंड है अल्बुकर्क, थर्ड है बार्थोलोम्यू दियाज, फोर्थ है जॉर्ज ऑक्सडन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वास्तविक संस्थापक जो था वो था अल्बुकर्क। तो ये जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, यही था। और इसी ने क्या की थी? एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। और इसने क्या किया था? इसकी जो पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो क्या थी? 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से, बीजापुर के सुल्तान कौन थे? आदिल शाही। तो उन्हीं से ये गोवा को जीता था। तो ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछता है। चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसको मुझे नहीं बताना है, इसका आंसर बहुत ही इजी है। अगर आप लोग ने पॉलिटी थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर फटाफट दे देंगे। क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 के तहत राज्य के अंतर्गत कौन सी शामिल हैं? भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य विधायिका और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में स्थानीय या अन्य प्राधिकरण। ऑप्शन है केवल एक, केवल एक दो, केवल एक तीन या फिर पांचों। तो ये आपको आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं पता होगा तो आप लोग गूगल करिएगा, बुक देखिएगा, लेकिन आंसर जरूर देने की कोशिश करिएगा। चलते हैं फटाफट रिवीजन कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 9 से 11 फरवरी 2022 को वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रांस में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मद्रास के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी मुनीश्वर रेणु। 2011 में केंद्रीय बैंकों में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन है? आरबीआई। और फर्स्ट पे कौन था? थाईलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्माइल योजना का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इंडियन ऑयल बोर्ड में फंक्शनल डायरेक्टर का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? शुक्ला मिस्त्री। यूनानी दिवस हर साल मनाया जाता है 11 फरवरी। तो और क्या है? नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? IIT बॉम्बे। 3 दशक के बाद कहाँ पर तितली की दुर्लभ प्रजाति साउदर्न डफर को खोजा गया है? तो नीलगिरी पहाड़ी। फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। इनके द्वारा किस वायरस की खोज की गई थी? HIV। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर के मामले में मुंबई किस स्थान पर? 5वें नंबर पर है। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकल थीम देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए, समझ भी आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूला करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो भी स्टडी करने वाले हैं, लोगों के पास शेयर करें, ताकि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी अच्छा है तो प्लीज़ शेयर किया करिए। और जैसा भी हो, कुछ नहीं समझ में आया, समझ में आया, जैसा भी हो, कमेंट करके आप क्या करते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। कमेंट करके, लाइक करके थोड़ा सा एक हौसला बढ़ता है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है कि नहीं हम अच्छा करें और भी अच्छा कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूला करिए। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।